नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है। आपको बता दें, जहां एक तरफ 26 फरवरी से धामी सरकार देहरादून में बजट सत्र आयोजित करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सांकेतिक विधानसभा आयोजित कर रही है। वहीं इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गैरसैंण में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा सत्र गठित करेंगे और साथ ही जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे केदारनाथ में सोने की चोरी, अंकिता भंडारी हत्याकांड और 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में उत्तराखंड का पहले स्थान पर आना, इन सब पर प्रश्न उठेंगे। और जितने ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड के हैं, चाहे भू कानून से लेकर अग्निवीर से लेकर जोशीमठ में सोने के शहर से लेकर केदारनाथ में सोने की चोरी, केदारनाथ के गर्भगृह का प्रधानमंत्री के द्वारा नियमों को तोड़ा जाना, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, किसानों से संबंधित मामले, अंकिता भंडारी केस में VIP को बचाने के लिए जिस तरीके से सबूत मिटाए गए, उसके अलावा महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में पहले नंबर में उत्तराखंड का होना, जिला विकास प्राधिकरण, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे उस विधानसभा सत्र में प्रश्न लगेंगे और प्रश्नों का उत्तर मंत्रियों से मांगा जाएगा। और मुझे उम्मीद है मंत्री वही उत्तर देंगे कि तुम्हारी सरकार में क्या हुआ और जय श्री राम। इसके अलावा किसी भी मामले का उत्तर मंत्री नहीं देते हैं, वही वहां भी देखने को शायद मिलेगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस महासागर ने भी कवायद शुरू कर दी है और इसको लेकर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि नए लोगों को मौका देकर उन्होंने वार्ड और मंडल अध्यक्षों को नियुक्त किया है और जिससे बूथ कमेटी और मजबूत बन पाए। इस पर लंबे समय से कार्य चल रहा था, क्योंकि नई टीम रहेगी तो नई ऊर्जा से कार्य करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें हमने वरिष्ठ युवा और महिलाओं को भी शामिल किया है, जिनका आने वाला लोकसभा चुनाव में जरूर फायदा मिलेगा। नए लोगों को जिम्मेवारी देनी थी, तो सर ये बेसिकली हमने नए लोगों को जिम्मेवारी दी है। उसमें हमने वार्ड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बनाए और जिससे कि हमारी बूथ कमेटी नीचे तक बन जाए, और उसमें काम चल ही रहा था काफ़ी समय से लेके। तो जो नई टीम आई है, मुझे लगता है निश्चित तौर से एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। उसमें सीनियर, युवा, सब लोगों को, महिला लोगों को, सबको हमने एकजुट होकर एक कमेटी बनाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें इसका फायदा मिलेगा। और निश्चित तौर से कि जो पूरे देश में एक माहौल बन रखा है, उसके खिलाफ ये कमेटी बहुत अच्छा काम करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल अब जल्द ही बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं और जनता से कई लोभ लुभाने वाले वादे कर रही है, तो वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुके हैं और इनकी तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर ज्वालापुर क्षेत्र में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय निवासी भी शामिल हुए। और इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हरिद्वार के लोग बहुत पहले कर चुके हैं और उनकी तरफ से चुनाव को लेकर मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया और जनता ने दिखा दिया कि उमेश कुमार अकेला नहीं है। ये लोकसभा चुनाव का शंखनाद तो हरिद्वार के लोग बहुत पहले कर चुके हैं। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हरिद्वार के लोगों ने ये दिखा दिया है कि उमेश कुमार अकेला नहीं है। उमेश कुमार के साथ हरिद्वार की जनता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारी जीत होगी, ये तय है। ये मोहब्बत का सैलाब है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। हरिद्वार के बहुत सारे मुद्दे हैं। हरिद्वार को भ्रष्टाचार मुक्त करना, सबसे पहले जो 50% की कमीशनखोरी है वो खत्म करनी है। देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान की अध्यक्षता में
स्वजल समिति और जिला स्वच्छता मिशन समिति की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में झरना कमठान ने जिला जल जीवन मिशन के कार्यों को 15 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं इस बीच झरना कमठान ने कहा कि जनपद में कुल 638 गांव हैं, जिनमें से 629 गांव ओडीएफ प्लस हो गए हैं और जो अन्य गांव बचे हैं वो विकास नगर हैं, जिन्हें जल्द ही ओडीएफ प्लस कर दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की जाती है, जिसमें फेज 1 के सभी कार्य पूर्ण हो गए और फेज 2 के 425 कार्यों में से 143 कार्य और बचे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ जनपद में टोटल 638 गांव हैं, जिसमें से 629 जो हैं वो ओडीएफ प्लस हो गए हैं और बाकी कुछ गांव जो बचे हैं विकासनगर ब्लॉक के हैं, उनको भी शीघ्र ही ओडीएफ प्लस कर लिया जाएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन के कार्यों की भी लगातार समीक्षा की जाती है। इसमें हमारे P1 यानी फेज 1 के सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। P2 के कार्य अभी चल रहे हैं, यानी फेज 2 के कार्य। फेज 2 के कार्यों में भी हमारे लगभग 425 कार्य हैं, जिसमें से 143 कार्य ही शेष बचे हैं, बाकी पूरे हो गए हैं। तो हमने जनपद में जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो 31 मार्च तक जो है जो शेष कार्य बचे हैं 143 उनको भी पूरा कर लें। इसके अलावा जो हमारे FSTCs होते हैं यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, वो भी पूरे जनपद में 99% तक जो है दे दिए गए हैं और लगभग 170 कनेक्शन ही बचे हैं जो अवशेष है, इसको भी हम मार्च तक पूरा कर लेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो कार्य की गुणवत्ता भी बनाए रखें और साथ में समयबद्धता का भी ध्यान रखते हुए मार्च तक हर स्थिति में कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पर बंगीय संस्कृत सुधा समिति के तत्वाधान में कई संस्कृत अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मातृभाषा बोले जाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई स्कूल के बच्चों की ओर से बांग्ला संगीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सभी भाषाओं में बांग्ला भाषा छठे स्थान पर है, इसलिए जब सब अपने परिवार के साथ हों तो अपनी भाषा का आपस में बोलनी चाहिए और साथ ही इसके अलावा भाषा की पढ़ाई भी सभी को आनी चाहिए, जिस पर सभी वक्ताओं ने अपने बच्चों को मातृभाषा को सीखने पर जोर दिया। कोशिश हम लोग कर रहे हैं बंगीय सांस्कृतिक सुधा समिति की ओर से सभी को आज 21 फरवरी के इस पावन पर्व पर जो अंतर्जातीय भाषा दिवस है, मातृभाषा दिवस पर सभी को हम बंगीय सांस्कृतिक सुधा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, कोशिश सबको करना पड़ेगा, सबको मिलके, मगर हाँ, हम लोग जो समिति की ओर से विगत कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं और बीच में पिछले दिनों मई जून में हम लोगों ने क्लास भी कई जगह कराया बांग्ला मातृभाषा के इसमें, जैसे मैं मोहनपुर रहा, फिर आपके बसंतीपुर रहा, सुंदरपुर हुआ। देखिए, ये सिर्फ बांग्ला भाषा की ही बात नहीं है, पूरे देश में ये स्थिति है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो जो है धीरे धीरे हिंदू और सनातनी संस्कृति के ऊपर प्रभावित हो रही है और उसका प्रकोप जो है बढ़ रहा है और हम लोग जो है अपनी भारतीय संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। और 21 फरवरी की अगर बात करूं तो ढाका विश्वविद्यालय में एक आंदोलन हुआ था जिसमें युवा छात्र लोग शहीद हुए थे सिर्फ अपनी मातृभाषा के लिए। और आज प्रत्येक समुदाय को अपनी अपनी मातृभाषा के लिए लड़ाई करनी चाहिए। मातृभाषा के लिए जो ढाका में जो मातृभाषा को समाप्त करने का जो मुहिम था, तो मुजीबर रहमान ने उसका विरोध किया था और इसलिए पूरे ढाका में छात्र इकट्ठे हुए थे और आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बलिदान, लगभग 48,000 लोग उसमें मारे गए थे और ये बहुत बड़ी बात है और जिस कारण जो है मातृभाषा ये। सर्वप्रथम हमारे सभी बंगी समाज के लोगों को और बंगी सुधा संस्कृति समिति की तरफ से मैं सभी देशवासियों को आज 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा प्रेषित करती हूं। साथ ही में आपने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जैसे आज हम देखते हैं कि
हमारी अपनी संस्कृति को कहीं हम छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे जो हमारे पश्चिमी संस्कृति है उसको अपनाने का जो क्रेज है वो हमारे अंदर कुछ ज्यादा ही है। तो सभी माँओं से और भाइयों से मेरा इतना ही निवेदन है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपनी संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश करें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर में खतीमा समेत जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर घेराव किया। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर लगभग 500 ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसान प्रदर्शन करने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की मांग जल्द नहीं मानती तो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर उत्तराखंड से भारी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। खटीमा से लगभग 150 ट्रैक्टर का काफिला जा रहा है और हम आज जिला मुख्यालय पे घेराव करेंगे, क्योंकि हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। खट्टर सरकार ने जो पंजाब के किसान जो शांतिपूर्वक बॉर्डरों पर अपना आंदोलन करने आ रहे थे अपनी मांगों को लेकर, खट्टर सरकार ने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है और हम आज पंजाब के किसानों के साथ हैं। इसलिए आज जो है संयुक्त मोर्चे की कॉल पर हम लोग मुख्यालय का घेराव करेंगे। किसान अपने ट्रैक्टर रोडों पे निकालें और सरकार को ये चेतावनी दें और बताएं कि देखिए ट्रैक्टर हमारे जिला मुख्यालय तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और दिल्ली भी हमसे दूर नहीं है और हम इन्हीं मांगों को लेकर आज जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। वहाँ पे अपना ज्ञापन देंगे और अपने सरकार से मांग करेंगे जल्द से जल्द इनका समाधान किया। लगभग आज यहाँ से 200-300 किसानों का 500 किसानों का लगभग जत्था है। 100-150 ट्रैक्टर ही हो जाएंगे, 200 ट्रैक्टर लगभग हो जाएंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग
केंद्र ने बता दें कि निर्देशक विक्रम सिंह ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसके आसार नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को बारिश और बर्फबारी कम देखने को मिलेगी, लेकिन अधिक ऊंचाई वाले 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ जगहों पर 24, 25 और 26 फरवरी को बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वालों को फोन कर कुछ जगहों में, पहाड़ों में खासकर जो है, हिल्स में अगर बात करें तो यहाँ पर हमको जो है कुछ जगहों में हल्की जो बारिश है या बर्फबारी है उसको मिलने की संभावना है। और जहाँ तक बर्फबारी तो मैं कहूँगा 2800 मीटर या 3000 के आसपास तक ही मिलेगी या उससे ऊपर के जो क्षेत्र हैं। बाकी जगह हल्की बारिश की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बहुत संभावना नहीं है, पर फिर भी एक आध दुक्का जगहों में ठीक है, बहुत लाइट एक्टिविटी इस तरह की चीज दिख सकती है। जहां तक फिर थंडरस्टॉर्म है तो थंडरस्टॉर्म की वजह से थोड़ा ओलावृष्टि वगैरह तो हिल्स में उसकी भी आज भी एक आध दुक्का जगहों में संभावना है। तो लाइट हेल एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि वो मिलने की संभावना है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी रीढ़ का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चक्राता में सीजन की दूसरी बर्फबारी होने से मौसम सुहावना हो गया, जिसको लेकर होटल व्यापारियों के साथ ही पर्यटन से जुड़े व्यापारियों के चेहरे खिल गए। दरअसल आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते महीने बर्फबारी देखने को मिली थी। वहीं चक्राता से लगे ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे लोखंडी, बुधेर, देववन आदि क्षेत्रों में सीजन की दूसरी बर्फबारी देखने को मिली। बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर में पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत वारंटियों के धरपकड़ के लिए पुलिस टीम की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं और इस मामले में कई सालों से खटीमा निवासी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की तरफ से गिरफ्तार अभियुक्तों को बता दें उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन के क्रम में अभियान चलाया गया है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस उपाधीक्षक खटीमा महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में
थाना झनकिया पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त व 1 महिला अभियुक्ता के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट 2 के क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। खबर लालकुआं से है, जहां बिंदु खत्ता को राज्य सरकार के खिलाफ आज राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर बिंदु खत्ता वासियों ने विशाल प्रदर्शन शुरू किया और बिंदु खत्ता राजस्व गांव समेत विभिन्न मांगों को लेकर बिंदु खत्ता वासियों ने लाल कुआं चलो अभियान चलाया और जिसके तहत कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, लाल कुआं पूर्व विधायक हरीश चंद्र दुर्गापाल और अन्य बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। क्षेत्र के तमाम बड़े छोटे व्यवसायियों ने लाल कुआं चलो अभियान के तहत अपनी दुकानें बंद कर इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर देहरादून के IRDT सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं इस दौरान उत्तराखंड के साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें कुमारी पंत, भजन सिंह बिष्ट, महादेवी वर्मा और पूरन सिंह अध्यापक समेत विभिन्न पुरस्कार के आंतरिक आने वाले 10 साहित्यकारों को 1 लाख की धनराशि से सम्मानित किया गया, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी समेत हिंदी भाषा के साहित्यकारों को सीएम धामी ने पुरस्कार दिया। वहीं साहित्यकारों ने भी सरकार के द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन की सराहना की। देखिए, सरकार की एक अच्छी पहल है। इससे पहले पिछले साल भी विभिन्न श्रेणियों में 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था। इस बार अलग अलग श्रेणियों में 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें गढ़वाली के लिए, एक कुमाऊनी के लिए, एक जौनसारी के लिए, एक जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, हमारे ऐसे बटरोई जी, जिनका 60 साल का काम है साहित्य में, उनको सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति को उर्दू में, एक को पंजाबी में और अलग अलग विधाओं में 3 लोगों को हिंदी में सम्मान दिया गया है। तो सरकार की कोशिश ये है कि जो लोग लिख पढ़ रहे हैं, लगातार भाषाओं को लेकर, साहित्य को लेकर काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाए।
भाषा संस्थान का जो शुरुआत हुई थी, इसका उद्देश्य यही था कि विभिन्न बोली भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए और नई पीढ़ी भी जो है भाषा और उनकी बोलियों से पृथक न हो, बल्कि उसी जुड़ करके अपनी संस्कृति के वहाँ के साथ साथ साहित्य और कविताओं के माध्यम से समाज की, देश की सेवा करने का काम करें। तो आज पिछले 2 वर्षों से हम इस पे आगे बढ़े और इस राज्य में हमने साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।